हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम 22 चैप्टर कर रहे हैं, 22 चैप्टर। ये आपका सब्जेक्ट है हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान। ठीक है, ये इग्नू बीए का है। इसका कोड है BHDE 106 या फिर EHD 06। ठीक है, ये दोनों कोड एक ही हैं, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये जब भी आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में, तो ये दोनों कोड ऐसे कैसे आपको लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, ये सेम सब्जेक्ट है और लास्ट 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। इसका एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। बाकी की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर चेक कर लीजिए। किंतु वैज्ञानिक ढंग से चलिए शुरू करते हैं। आज इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पहले ही हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाषा शिक्षण सामग्री में दृश्य श्रव्य साधनों की उपयोगिता समझाइए। ठीक है, इसमें आपको भाषा शिक्षण सामग्री में आपको दृश्य और श्रव्य साधनों के उपयोग के बारे में पूछा गया है कि इसकी क्या उपयोगिता होती है, ये कितने महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण सामग्री में रोचक बनाने में दृश्य श्रव्य साधनों का महत्व अत्यधिक है। ठीक है, जो भी हमारी शिक्षक सामग्री होती है भाषा शिक्षण के लिए, जो भी सामग्री होती है, ये श्रव्य और द्रव्य और श्रव्य साधन है, ये इसे बहुत ही रोचक बना देते हैं। ठीक है, इसे रोचक बनाने में इनका काफी महत्व होता है। दृश्य साधनों में चित्र, श्यामपट्ट, चार्ट, फ्लैश कार्ड आदि का उपयोग काफी समय से होता आ रहा है। ठीक है, जो हमारे दृश्य होते हैं जिन्हें कि हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम चित्र को देख सकते हैं, चित्र को देख के काफी सारी चीजें हम समझ सकते हैं, या ब्लैक बोर्ड पर जो आपको लिखकर समझाया जाता है। ठीक है, चार्ट के माध्यम से आपको बताई जाती है कोई चीजें, या फ्लैश कार्ड के माध्यम से आपको दिखाकर समझाकर आपको चीजें बताई जाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दृश्य साधन उन्हें कहा जाता है। ठीक है, दूसरा, आज भी इनकी उपयोगिता है और ये काफी उपयोगी साधन है। ठीक है, ये साधन वास्तविक तथा उचित होने चाहिए। इनका चुनाव उचित रूप से होना चाहिए। ये साधन अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। इनका उपलब्ध होना अपेक्षाकृत आसान होता है। ठीक है, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड को कहते हैं। श्यामपट्ट का अधिकांश प्रयोग विषय को सुबोध और रोचक बना देता है। ठीक है, जब ब्लैक बोर्ड पे आपको लिखकर चित्र के माध्यम से चीजें बताई जाती हैं तो आपके लिए समझना आसान हो जाता है। जहां तक संभव हो श्यामपट्ट पर सुंदर और सुडौल लेख किया जाए, साथ ही रेखा चित्रों की सहायता से शब्द की संकल्पना को स्पष्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, चित्रों के माध्यम से और सुंदर राइटिंग से अगर चीजें बच्चों को बताई जाएं तो वो उन्हें ज्यादा रोचक लगेंगी और वो अच्छे से उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सहायक सामग्री विषय को स्थायी रूप से सीखने व समझने में सहायक होती है। जहां शिक्षक का मौखिक वक्तव्य कम प्रभाव उत्पन्न करता है, वहीं दृश्य सामग्री पाठ को रोचकता प्रदान करती है। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको बोलकर बता दी जाए चीजें तो आपको उतना रोचक नहीं लगेंगी जितना कि आपको चित्र के माध्यम से या लिखकर बताया जाए। इसी प्रकार उसे बोधगम्य बनाती हैं। यह अनुभव के द्वारा ज्ञान प्रदान करती हैं। शिक्षक के समय व ऊर्जा दोनों की बचत करती हैं। यह विचारों को प्रभात्मकता प्रदान करती हैं। भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती हैं। अध्यापक रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। ठीक है, अगर अध्यापन जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, वो अगर रुचिकर होंगी तो बच्चे उसमें ज्यादा ध्यान देंगे।
वो अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और पाठ को अधिक सरलता से ग्रहण करते हैं। इससे विद्यार्थी गतिविधियों में सक्रिय बने रहते हैं। प्रथम भाषा दूसरा है श्रव्य साधन। ठीक है, श्रव्य साधन क्या होते हैं? श्रव्य साधनों की उपयोगिता विशेष रूप से भाषा शिक्षण में अत्यधिक है। ठीक है, श्रव्य साधन जो होते हैं इनकी उपयोगिता भी भाषा शिक्षण में बहुत ज्यादा होती है। श्रव्य साधनों में रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, श्रव्य साधनों में कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं पर देख नहीं सकते? सीधे से आप लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए कि श्रव्य साधन वो होते हैं जिन्हें आप देखते तो हैं, मतलब जिन्हें आप सुनते हैं पर देखते नहीं है। जैसे कि कोई भी चीज रेडियो पर चल रही हो, चाहे वो गाने हो या समाचार हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज हो या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन्हें आप सुनते हैं ना कि देखते हैं। ऐसी टेप रिकॉर्डर के माध्यम से भी आप चीजों को सुनते हैं ना कि देखते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं श्रव्य। ठीक है, श्रव्य सामग्री। इससे पहले हमने द्रव्य सामग्री के बारे में पढ़ा था, तो उसमें वो जो भी चीजें आपके सामने लिखी हुई भी होती हैं, जिन्हें मौखिक रूप से जो चीजें उपलब्ध होती हैं चित्रों के माध्यम से और उन्हें आपको समझाया जाता है, उन्हें कहते हैं दृश्य साधन। ठीक है, दृश्य साधन में आपका टेलीविजन भी आता है और यूट्यूब चैनल जिसमें कि आप देखते हैं चीजों को, वो भी उसमें आते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां भी चीजें आपको लिखी हुई सामने दिखाई भी देती हैं और आपको सुनाई भी देती हैं, आपको बताई भी जाती है। ठीक है, सिलेबस है तो आप ऑनलाइन से जैसे पढ़ रहे हैं। भाषा का सुनना और बोलना दो मुख्य कौशल हैं। ठीक है, भाषा का सुनना और बोलना ये मुख्य कौशल में आते हैं। इसके लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग सुविधापूर्वक किया जा सकता है। ठीक है, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग इसके लिए सुविधापूर्वक किया जा सकता है। साथ ही छात्र का उच्चारण रिकॉर्ड करें, उसे पुनः सुनकर उच्चारण दोषों के प्रति सचेत किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप चीजें जो भी आप बोल रहे हैं अगर आप उन्हें रिकॉर्ड करते हैं अपनी बोली हुई चीजों को, फिर आप सुनते हैं, तो आप अपनी त्रुटियों को, गलतियों को सुधार आसानी से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो उच्चारण की गलतियां होती हैं उन्हें आप इस तरह से सही कर पाएंगे। भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग भी काफी समय से किया जा रहा है। भाषा शिक्षण सामग्री के रूप में रेडियो प्रसारणों का विशेष महत्व है। यह भाषा शिक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसमें भाषा के श्रव्य के लिए काफी सहायता ली जा सकती है। ग्रामोफोन रिकॉर्डर, कैसेट और अब श्रव्य सीडी का भी प्रयोग काफी उपयोगी है। विदेशी भाषा शिक्षण में गानों के कैसेट, सीडी भी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। श्रव्य साधनों के रेडियो की अपनी सीमा है। ठीक है, श्रव्य साधनों में जो श्रव्य साधन है इसमें रेडियो की अपनी सीमा होती है, लिमिटेशन होती है, क्योंकि उसका नियंत्रण अध्यापक के हाथ में नहीं होता। सभी श्रव्य साधनों में कैसेट, टेप रिकॉर्डर या सीडी प्लेयर का उपयोग काफी आसान है। बिजली की उपलब्धता न होने पर भी बैटरी द्वारा इसे चलाया जा सकता है। इसका पूरा नियंत्रण हमारे हाथ में होता है। इसे बार बार सुनने और दोहराने का अभ्यास किया जा सकता है। इसका प्रयोग कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है विशिष्ट शिक्षण सामग्री निर्माण का। फिल्मी गीतों, कविताओं आदि कैसेट, सीडी तो आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, जो भी गाने हैं हमारे फिल्मी गाने हैं या कविताएं हैं, ये आपको सीडी में या कैसेट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। किंतु भाषा शिक्षण की विशिष्ट और स्तरीकृत सामग्री जैसे उच्चारण शिक्षण, वाक्य
साँचों, भाषा प्रयोग आदि की सामग्री का अभाव है। ठीक है, इससे मतलब कहने का है कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड सामग्री है इनका अभाव है। जबकि अगर आप फिल्मी व गाने, कविताओं वगैरह की बात करें तो ये आपको CD और कैसेट में उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन आपको शिक्षण सामग्री आसानी से नहीं मिल पाती है। इस दिशा में केंद्रीय हिंदी निदेशालय NCERT, केंद्रीय हिंदी संस्थान ने प्रयास किए हैं, किंतु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दृश्य श्रव्य साधनों में दूरदर्शन का अपना महत्व है। देखिए, दूरदर्शन के बारे में मैंने बात की थी। दूरदर्शन का महत्व, दूरदर्शन जो आपका है, टीवी चैनल जो आपका है, वो द्रव्य श्रव्य दोनों में आएगा। ठीक है, तो ये द्रव्य श्रव्य साधनों में दूरदर्शन का अपना महत्व है। इसके कई रोचक कार्यक्रमों को दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसमें दूरदर्शन में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं जो कि जानकारी से, नॉलेज से और पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं। यहाँ तक कि इग्नू के प्रोग्राम भी इसमें दिखाए जाते हैं, अगर आपको जानकारी हो तो। कंप्यूटर की मल्टीमीडिया क्षमता का प्रयोग भाषा शिक्षण के लिए बखूबी किया जा सकता है। इसके लिए CD पर या वेब आधारित भाषा शिक्षण सामग्री का विकास हो सकता है। इस दिशा में कुछ निजी कंपनियों ने प्रयास किए हैं। गुरु, बेसिक हिंदी आदि कुछ कंप्यूटर आधारित भाषा शिक्षण कार्यक्रम इसके उदाहरण हैं, किंतु इनमें भाषा शिक्षण सामग्री के रूप में गुणवत्ता संदिग्ध है। लेकिन इनमें इतनी अच्छी गुणवत्ता उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब ये है, CD टैंक पुणे ने राजभाषा हिंदी के शिक्षण के लिए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा के लिए लीला प्रबोध, लीला प्रवीण और लीला प्रज्ञ का कंप्यूटर आधारित शिक्षण सामग्री के रूप में विकास किया है, किंतु मूल्य की दृष्टि से यह उपयोगकर्ताओं की पहुंच से परे है। ठीक है, क्योंकि उपयोगकर्ताओं के लिए ये काफी महंगा है। पुणे स्थित ओशो कम्यून इंटरनेशनल ने हिंदी शब्दकोश को कंप्यूटर की फ्लॉपी पर प्रस्तुत किया है, जो एप्पल कंप्यूटर पर काम करती है। इधर बनस्थली ने भी कंप्यूटर संबंधी हिंदी शिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किए हैं। ठीक है, बनस्थली यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप जानते हैं तो बनस्थली विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है, इसने भी हिंदी शिक्षण पाठ्यक्रम को विकसित किया है कंप्यूटर पर। ठीक है, जो पूर्वांचल के विद्यार्थियों को लक्ष्य कर तैयार किया गया है। ठीक है, जो कि पूर्वांचल के विद्यार्थियों के लिए उनको लिए तैयार की गई सामग्री है ये। इधर विदेशों में कई विद्यालयों तथा संस्थाओं के द्वारा वेब आधारित हिंदी भाषा शिक्षण तैयार किए गए हैं। भारत में भारतीय भाषा संस्थान मैसूर ने हिंदी तथा अब नई भारतीय भाषाओं के लिए ऑनलाइन भाषा शिक्षण कार्यक्रम विकसित किए हैं। ठीक है, तो भाषा के लिए इस तरह से ऑनलाइन बहुत सारे कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, जिससे कि लोगों को सुविधा हो सके इसे जानने, समझने और सीखने में। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, केंद्र तथा राज्य स्तर पर शैक्षिक सामग्री निर्माण की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको केंद्र और राज्य स्तर पर जो शैक्षिक सामग्री है इसके बारे में बताना है आपको। तो इसका उत्तर है, केंद्र तथा राज्य स्तर पर शैक्षणिक सामग्री निर्माण के बारे में संक्षिप्त चर्चा इस प्रकार है। पहले यहाँ केंद्र के बारे में बताया गया है, केंद्र स्तर पर। ठीक है, आप हेडिंग ऐसे डालेंगे हाईलाइट करके,
केंद्र स्तर पर हिंदी के स्कूली शिक्षण से संबंधित सामग्री निर्माण का दायित्व राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का है। ठीक है, जो NCERT आपकी बुक्स होती हैं जो केंद्रीय स्तर पर है, इसका दायित्व किसके पास है? ये NCERT के पास इसका दायित्व दिया गया है इन्हें, इन सामग्री के निर्माण के लिए। इनके द्वारा तैयार की गई पुस्तकें भारत के सभी विद्यालयों में प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, जो किताबें NCERT ने तैयार की हैं वो सभी भारत के सभी विद्यालयों में यूज होती हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित सभी विद्यालय अब NCERT की सामग्री का प्रयोग करते हैं। इस दिशा में मातृभाषा तथा अन्य द्वितीय एवं तृतीय भाषा शिक्षण की सामग्री तैयार की गई है और काफी समय से देश के विभिन्न प्रदेशों में भी लाई जा रही है। इस सामग्री के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें, पूरक पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएं आदि शामिल हैं। यह सामग्री वैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार तथा स्तरीकृत है और अभिभावकों के लिए किफायती है और अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही किफायती है। ये आपको बाकी स्टडी मटेरियल से ये आपको सस्ती मिलती है। ठीक है, NCERT ने कुछ विशेष क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों आदि के लिए भी विशेष शिक्षण सामग्री का निर्माण किया है। नवोदय विद्यालय की एक विशेषता यह है कि इनमें सामाजिक विज्ञान के विषयों के माध्यम की भाषा हिंदी है। इसलिए हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी है कि छात्रों में हिंदी को माध्यम के रूप में प्रयोग करने की क्षमता विकसित हो। यह उद्देश्य सामान्यतः द्वितीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट नॉलेज है, ना कि दूसरी भाषा के रूप में इसे यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका राज्य स्तर पर। ठीक है, स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर लगभग सभी सरकारों ने अपने अपने राज्यों में पाठ्य पुस्तक बॉडी का गठन किया है, जिनके अंतर्गत उस राज्य के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। सभी हिंदी भाषी राज्यों में इस प्रकार के बोर्डों द्वारा हिंदी की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जा रहा है। हिंदी भाषी राज्यों में भी हिंदी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण की दिशा में कार्य हुआ है। जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा तथा दक्षिण के राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल उल्लेखनीय हैं। इनमें कुछ राज्यों पंजाब, महाराष्ट्र में हिंदी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण प्रथम तथा द्वितीय भाषा के रूप में किया जाता है। कर्नाटक, केरल में द्वितीय, तृतीय भाषा के रूप में हिंदी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। कुछ राज्यों में NCERT की पुस्तकों को भी अपना लिया गया है। स्वैच्छिक संस्थाएं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वैच्छिक संस्थाएं। केंद्र तथा राज्य स्तर के अभिकरणों के अतिरिक्त कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं भी हिंदी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में अपना योगदान करती आ रही हैं। इनमें हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग नगरी प्रचार हिंदी सभा, वाराणसी राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, केरल हिंदी प्रचार सभा, तिरुवनंतपुरम तथा असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी तथा मणिपुर हिंदी साहित्य समिति आदि प्रमुख हैं। इस स्वैच्छिक संस्थाएं अपनी परीक्षाओं के लिए
इस पाठ सामग्री का उपयोग करती हैं। कुछ पुस्तकें महाविद्यालय स्तर पर भी प्रयोग में लाई जाती हैं। इनके अतिरिक्त हिंदी भाषी राज्यों में स्वैच्छिक संस्थाएं सक्रिय हैं जो इस दिशा में यथाशक्ति योगदान कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका निजी संस्थाएं। ठीक है, 3 संस्थाओं के बारे में हमने देखा, राज्य स्तरीय और स्टेट लेवल पर, और पहला इसमें था स्वैच्छिक लेवल पर और फर्स्ट इसका था केंद्र स्तर पर। ठीक है, 3 पॉइंट आप इस तरह से याद रखेंगे, स्वैच्छिक संस्थाएं राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। ठीक है, 4th पॉइंट इसमें दिया गया है निजी संस्थाएं। कुछ निजी संस्थाएं भी हैं जिसके लिए कार्य कर रही हैं, जैसे केंद्र राज्य स्तर तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के अतिरिक्त निजी प्रकाशक भी हिंदी पाठ्य पुस्तक व्यवसाय में लगे हुए हैं। कुछ प्रकाशक निजी स्कूलों के लिए सामग्री का निर्माण करते हैं। इनकी सामग्री बहुरूपी सज्जा तथा चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों से आकर्षक होती है। ठीक है, जो निजी संस्थाएं हैं इनकी जो पाठ्य सामग्री है, अगर आपने कभी कुछ देखा होगा तो इसमें बहुत सारी सजावट होती है, बहुत सारे चित्र होते हैं। ठीक है, और ये आकर्षक सामग्री होती है, एनसीईआरटी से ज्यादा बच्चों को ये आकर्षित करती है क्योंकि इसकी सजावट अच्छी होती है। ठीक है, इसमें चित्र वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। यह मुख्यतः संभ्रांत वर्ग के बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं वो इस तरह की चीजों को, तस्वीरों को देखने में उनको ज्यादा आनंद आता है, किंतु यहाँ प्रकाशकों की व्यावसायिकता स्पष्ट परिलक्षित होती है। इस क्षेत्र में संलग्न कुछ प्रमुख प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, ठीक है, नाम सुना होगा इनका आपने, बहुत फेमस है, राजकमल प्रकाशन, लोक भारती, ठीक है, लोक भारती, किताब घर हिंदी प्रचारक संस्थान, मधुबन आदि कई विदेशी प्रकाशन गृह भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये काफी फेमस है, जो आपको नाम 2-4 बताए गए, जो भी आप याद रहता है आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अनौपचारिकता शिक्षा से क्या अभिप्राय है। ठीक है, अनौपचारिकता शिक्षा से क्या अभिप्राय है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर चलिए देख लेते हैं। दूर शिक्षा की प्रक्रिया को अनौपचारिकता शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से अगर जो कोर्स कर रहे हैं तो ये भी किस में आएगा, ये दूर शिक्षा में आएगा। ठीक है, तो दूर शिक्षा की प्रक्रिया को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह पत्राचार, संपर्क कार्यक्रमों, जन संचार के साधनों द्वारा प्रदान की जाती है। हमारे देश में बीच ही में स्कूली शिक्षा छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी रेगुलर पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं या किसी कारणवश वो उसे बीच में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये जो माध्यम है शिक्षा के बहुत ही उपयोगी होते हैं। अनेक बच्चे प्राथमिक कक्षाओं की भी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। बाल श्रमिक के रूप में काम करने की मजबूरी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों को फिर से कक्षा से जोड़ने तथा उन्हें एक और अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई या स्कूली शिक्षा भी वो ठीक से पूरी नहीं कर पाए, उनके लिए ये बहुत अच्छा साधन है। अगर वो अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को पूरा करना चाहते हैं तो उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा उन्हें ये अवसर प्रदान करती है। औपचारिक शिक्षा की पाठ्य सामग्री बच्चों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार विकसित की जाती है।
इसके लिए कक्षाओं का समय भी बच्चों की सुविधा अनुसार रखा जाता है, जैसे बालिकाओं की कक्षाएं दोपहर बाद और बालकों की कक्षाएं सायंकाल में रखी जाती हैं। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में लगभग 2.5 लाख केंद्र चल रहे हैं, जिनके में केवल बालिकाओं के लिए लगभग 1/3 केंद्र हैं। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की एक विशेषता यह है कि इसमें विद्यार्थी भी स्थानीय होते हैं। ठीक है, विद्यार्थी भी इसमें स्थानीय होते हैं और उनका संचालन भी स्थानीय प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है। ये पेशेवर अध्यापक नहीं होते। NCERT ने अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्तर पर पाठ्य सामग्री तैयार की है, किंतु यह केवल मॉडल के रूप में ही है। राज्य सरकारें इन्हें उपयोग में ला सकती हैं या इनमें परिवर्तन कर सकती हैं या अपने स्तर पर सामग्री निर्माण कर सकती हैं। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय प्रयास के रूप में नेशनल ओपन स्कूलिंग, जिसे NIS कहते हैं, नेशनल ओपन स्कूलिंग नामक संस्था कार्य कर रही है। इसकी व्यवस्था पूरे देश में उपलब्ध है, जो दूर शिक्षा पद्धति द्वारा पाठ्य सामग्री तथा स्थानीय मार्गदर्शन के आधार पर स्कूली शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये ओपन स्कूल है जो 12th तक की पढ़ाई पूरा कराते हैं और हायर स्टडी के लिए आपकी बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटी है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी समय कभी भी अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपका 6th क्वेश्चन है, पौण शिक्षा के बारे में संक्षेप में बताइए। ठीक है, आपसे इसमें पौण शिक्षा के बारे में पूछा गया है। निरक्षरता एक बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, इसका उत्तर है, उत्तर देखिए आप इसका, जो निरक्षरता एक बहुत बड़ी बाधा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में लगभग 30 करोड़ निरक्षर थे। ठीक है, जब देश हमारा आजाद हुआ तो लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे थे जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, जबकि 1981 में यह संख्या 437 करोड़ हो गई थी। ठीक है, जबकि 1981 में ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी, 437 हो गई थी। सन 1981 में की जनगणना के अनुसार साक्षरता की प्रतिशत 36.2 थी। ठीक है, अभी इसकी 1981 में यह संख्या 43.7 करोड़ हो गई थी और 1981 में जब जनगणना हुई थी तब साक्षरता का प्रतिशत कितना था, 36.2 था। ऐसा भी नहीं है कि निरक्षरता उन्मूलन के लिए सघन प्रयास नहीं किए गए हों। ठीक है, ऐसा नहीं था कि प्रयास नहीं किए गए थे, संस्थाएं पहले से प्रयासरत थी। स्वतंत्रता के बाद इस दिशा में भी उत्साह दिखाया गया। ठीक है, किंतु ठोस उपलब्धि प्राप्त ना हो सके। जब देश आजाद हुआ तब ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए कि लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दें, लेकिन बहुत ज्यादा उपलब्धता संस्थाओं को नहीं मिली। उस समय पढ़ना लिखना और गणित सीखना पौण शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, उस समय जो पढ़ाना लिखाना था ये जो शिक्षा कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य बन गया था। सन 1960 के दशक में ग्रामीण कार्यक्रम साक्षरता प्रारंभ की गई और देश की 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 513 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं स्वीकृत की जा सकी। बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई गई शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें 100 और 300 केंद्रों की परियोजनाएं शामिल थीं।
ठीक है। 100 और 300 ऐसी परियोजनाएं थी जो केंद्र की थी, केंद्र सरकार थी। हर केंद्र पर 15 से 35 आयु वर्ग के 30 पौण शिक्षार्थी दर्ज किए गए। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 में जन शिक्षा कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है। ये 1986 में ये कार्यक्रम शुरू किए गए। पौध शिक्षा के लिए बहुत सारे कार्यक्रम उस टाइम सरकार ने शुरू किए थे। इसका उद्देश्य था 1978 में प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय पौध शिक्षा कार्यक्रम को और गति देना। ठीक है। इसके द्वारा 1995 तक 8 करोड़ निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। ऐसा उद्देश्य रखा गया कि 1995 तक लगभग 8 करोड़ लोग साक्षर हो सके। ठीक है। 8 करोड़ जो निरक्षर लोग थे, बिना पढ़े लिखे पौध थे, उनको साक्षर करने का उद्देश्य रखा गया। पौध शिक्षा के अंतर्गत कार्यात्मक साक्षरता का प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य पढ़ने लिखने और हिसाब करने में आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि लोग पढ़ लिख सकें और थोड़ा बहुत उन्हें गणित का ज्ञान हो ताकि वो अपना हिसाब किताब रख सकें। ठीक है। तो पढ़ने लिखने और हिसाब करने में आत्मनिर्भरता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। दूसरा, शिक्षा से वंचित रहने के कारणों के प्रति जागृति होना या संगठन द्वारा विकास में भागीदारी के द्वारा सचेतनशील होना था। ठीक है। सभी को शिक्षा के बारे में सचेत करना था। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्तर और सामाजिक समान रहन सहन को सुधारना। ठीक है। इसका उद्देश्य ये भी था कि लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए और उनके सामान्य रहन सहन को भी सुधारा जाए। ठीक है। उनके रहन सहन को सुधारने के लिए कई बातें सिखाना था। ठीक है। कई बातें सिखाना था ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और अपनी सामान्य रहन सहन को सुधार सकें। नेक्स्ट इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्त्री सम्मान, छोटा परिवार जैसे मूल्यों पर आत्मसात करना था। ठीक है। और इनका उद्देश्य ये भी था कि लोगों को राष्ट्रीय एकता के बारे में जागरूक किया जाए, पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाए। ठीक है। और स्त्री के सम्मान के बारे में भी इन्हें जागरूकता दी जाए। ठीक है। छोटा परिवार हो, ऐसे मूल्यों को लोग पढ़ लिख कर ज्ञान के द्वारा आत्मसात कर सके। इस उद्देश्य से पौध शिक्षा अभियान उस टाइम चलाए गए। इस दृष्टि से साक्षरता का विकास से जुड़ा होना जरूरी था। ठीक है। इसलिए लोगों का साक्षर होना आवश्यक था। इस दृष्टि से साक्षरता का विकास होना जरूरी था। साक्षरता पौध शिक्षा कार्यक्रम का सबसे आवश्यक अंग और गंतव्य था। ठीक है। ये पौध शिक्षा जो था ये सबसे ज्यादा जरूरी हो गई थी, किंतु अकेली साक्षरता शिक्षार्थियों में सीखने की प्रेरणा जगाने में सक्षम नहीं है। ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि केवल साक्षर होना ही काफी नहीं है। केवल साक्षर होने से ही लोगों में ये सारी चीजों के बारे में जागरूक करना नहीं हो सकता कि सिर्फ साक्षर हो जाने से लोग जागरूक हो जाएंगे, ऐसा नहीं था। इसलिए इसे चेतना और कार्यात्मकता से जोड़ा गया। ये 3 अंग इस प्रकार हैं, ये आपको त्रिभुज के द्वारा बताया गया है कि सबसे पहला है साक्षरता। ठीक है। चेतना और कार्यात्मकता। जब लोग साक्षर होंगे तो उनमें चेतना आएगी और वो कार्यात्मकता भी उनमें आएगी। तो इन तीनों चीजों से लोगों को जोड़ना उस टाइम की शिक्षा का उद्देश्य था। चेतना से तात्पर्य है शिक्षार्थी में वंचित रहने के कारणों के प्रति जागरूकता पैदा करना। ठीक है। उसके आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए उसे कार्यक्रमों की जानकारी देना,
छोटे परिवार की मानसिकता पैदा करना आदि, इन सब बातों को यदि साक्षरता से जोड़ा जाए तो साक्षरता अर्थवान बन जाती है। ठीक है, इन सारी चीजों को अगर साक्षरता से जोड़ दिया जाए तो शिक्षा अर्थपूर्ण बन जाती है। कहने का ये इनका प्रयास है कि अगर लोग आर्थिक स्तर पर जागरूक हो जाएंगे, अपने रहन सहन को सुधारेंगे और छोटे परिवार की तरफ उनकी मानसिकता विकसित होगी कि छोटा परिवार होना चाहिए, तो इन सारी चीजों को अगर शिक्षा से जोड़ दिया जाए तो ये शिक्षा हमारी अर्थपूर्ण हो जाएगी। इसके लिए सबसे आसान उपाय था चर्चा। ठीक है, इसके लिए सबसे आसान उपाय क्या था कि बातचीत होनी चाहिए। इसके द्वारा जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जा सके। ठीक है, कि बातचीत करके जो भी हमारे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक आवश्यकताएं हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, उनके प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जा सके। काम धंधों, स्वास्थ्य, सफाई, व्यावसायिक दक्षता आदि विषयों पर चर्चा के द्वारा पौड़ों की अपनी समस्याओं पर बातचीत करने का अवसर दिया जाए। ठीक है, उनसे उनके काम धंधों के बारे में बात की जाए, उनके स्वास्थ्य और सफाई के लिए बात की जाए, उनके व्यवसाय की विषयों के बारे में चर्चा की जाए। तो इन सारी चीजों बातचीत करके उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढा जा सके। तो ये यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन है। ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो इसको यही रखते हैं यहाँ तक, और 7 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का ही वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।